जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। मैंने हालांकि 2-3 हफ्ते पहले ही वीडियो बनाई थी नॉर्मलाइजेशन को लेके, फिर भी काफी लोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दीजिए कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन का बड़ा डर है, ठीक CCC का भी बड़ा डर है इस समय। इसके अलावा पेट में भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो मैंने आज की वीडियो में कंप्लीटली नॉर्मलाइजेशन सिंपल शब्दों में समझा है कि किसी भी एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम के रिजल्ट को लेकर भी हम अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए पेट एग्जामिनेशन वालों के लिए ठीक 28 और 29 अक्टूबर को आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर बार झगड़ा है कि मेरा शिफ्ट इजी आया था, मेरा शिफ्ट टफ आया था। देखिए किसी भी सिचुएशन में जो भी बच्चा एग्जाम में बैठता है उसके लिए उसका शिफ्ट टफ ही होता है। एकदम काम हो कि इसलिए बिना किसी टेंशन के जो आएगा उसे अटेंड कीजिएगा, जो नहीं आएगा उस पर रिस्क मत लीजिएगा। नेगेटिव मार्क्स है, कोशिश ये कीजिएगा कि 80 मार्क्स तक हम अटेंड कर सकें, ऐसा कोशिश बिल्कुल कीजिएगा। इससे आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक। और इस बार कंपटीशन थोड़ा कम है, लेकिन है, बच्चे हैं अच्छे खासे अमाउंट पे। और सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि आधे घंटे बाद पहुंचने पे आपके साथ आनाकानी होगी एंट्री पर को लेके। तो सेंटर पे आधा घंटा पहले कोशिश कीजिएगा पहुंच जाने की। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कंडक्ट कराया जाता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट कैसे होता है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट होने के लिए 2-3 चीजों बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो की है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट की शिफ्ट में सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक। अब ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स जो मार्क्स पाए पर्टिकुलर शिफ्ट में उसी को कैलकुलेट किया जाता है, नहीं। जो कुछ 1% या 2% जो होते हैं जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, उन बच्चों का लिया जाता है एवरेज, ठीक है। जैसे आपके शिफ्ट में सबका नहीं एवरेज लिया जाएगा, जो ज्यादा मार्क्स वाले कुछ बच्चे होंगे उनके एवरेज लेके आपके शिफ्ट के नंबर को डिसाइड किया जाएगा। तो पहला जो किसी भी चीज में होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किस शिफ्ट में ज्यादा है, किसमें कम है। दूसरा, आप सभी जो नॉर्मलाइजेशन के लिए जानते हैं कि टफ शिफ्ट कौन सी है, मतलब किस शिफ्ट का पेपर टफ आया। टफ शिफ्ट, इसके बारे में तो सबको पता है, 90% लोग यही जानते हैं कि जो शिफ्ट टफ आई हुई है उसमें नंबर बढ़ने हैं, जो शिफ्ट टफ नहीं आई है उसमें नंबर घटने हैं। लेकिन इस चीज को एक चीज अंडू करती है, और वो चीज होती है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स यानी कह लीजिए जीनियस स्टूडेंट या पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, ये जिस शिफ्ट में ज्यादा होंगे। क्योंकि जब भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो ज्यादा मार्क्स पाने वाले कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे होते हैं उन्हीं का एवरेज लिया जाता है, सबका नहीं लिया जाता है। उसी से उस शिफ्ट का डिसाइड कर दिया जाता है, इस शिफ्ट में इस पर्टिकुलर पर्सन को इतने मार्क्स मिले हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जिस शिफ्ट में ज्यादा होंगे, ये मैटर ही नहीं तब करेगा टफ है। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है ना, वीडियो री एग्जाम में शिफ्ट 2 टफेस्ट पेपर था, शिफ्ट 4 टफेस्ट पेपर था। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट अगर शिफ्ट 2 में अच्छे बैठे हुए हैं अमाउंट में कंपेयर टू शिफ्ट 1, तो शिफ्ट 2 कठिन और शिफ्ट 2 में हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कम हो। ऑफ स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में। इसके अलावा एक बड़े गेम चेंजर और भी होते हैं शिफ्ट में, वो होते हैं आपके चीटर्स, ठीक है। यूं तो वीडियो री एग्जाम में कहा तो गया है बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं कहीं से भी, आप देखिए कुछ लोग का साठगांठ होता रहता है आयोग से, जिनका आयोग से साठगांठ होता है उनका आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो हमेशा आपके ऐड होंगे। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा लेखपाल में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है, ठीक है, परेशान होके। तो चीटर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जिस शिफ्ट में बैठेंगे उस शिफ्ट का बेड़ा गर्क होना तय है, क्योंकि इनके मार्क्स हमेशा ज्यादा ही होंगे। तो ये जिस शिफ्ट में होंगे वे वो शिफ्ट का टर्निंग पॉइंट कर देंगे, वो एकदम बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये 4 चीज है जिससे डिसाइड होता है आपका नंबर बढ़ेगा कि घटेगा। ये 4 जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अब मान लीजिए नंबर बढ़ता या घटता कैसे है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझने की जरूरत है कि कोई भी नंबर बढ़ता या घटता कैसे। तो देखिए सिंपल शब्दों में समझिए, तो मान लीजिए 3 शिफ्ट है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है। शिफ्ट 1 में मान लीजिए मार्क्स पाए गए बच्चे हैं 70 मार्क्स पाया है बच्चा, एक स्टूडेंट 80 मार्क्स पाया है, ठीक है, एक स्टूडेंट 55 मार्क्स पाया है,
एक 70 पाया है, एक 45 पाया है। मान लीजिए इनका जो टोटल एवरेज है, लेट्स इमेजिन कर लीजिए 64 मार्क्स ये इनके एवरेज है। उसके अलावा इनका मान लीजिए 65 पाया है, 70 पाया है, ठीक है, 65 पाया है, 75 पाया है, 90, 53, 61 पाया है, 90 पाया है, 53 पाया है, 61 पाया है, और इनका मान लीजिए जो एवरेज है वो नियर अबाउट 70 के आसपास है। ठीक, तीसरी शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं उनमें जो बच्चे पाए हैं, कोई 50 पाया है, कोई 89 के आसपास मार्क्स पाया है, ठीक है। इसके अलावा कोई 75 पाया है, कोई 77 पाया है, फिर कोई 75 पाया है, ठीक है। और मान लीजिए इसका जो एवरेज है वो 73 के आसपास है, ठीक है, 73 के आसपास इसका एवरेज आया है, ठीक है। तो ये तीन आपके एवरेज है, स्कोर निकाले गए हैं किसी भी शिफ्ट में। मान लीजिए बच्चे बहुत बैठेंगे लेकिन ये टॉप स्कोरर होंगे, तो इनको मान लिया गया यही आपके तीन एवरेज निकले। अब यहाँ पे किस शिफ्ट का पेपर इजी है ये कैसे पता चलेगा? ये इसी चीज से पता चलेगा, जिस शिफ्ट का मार्क्स ज्यादा होगा। अगर इस शिफ्ट का मार्क्स 73 है, थर्ड शिफ्ट का मार्क्स अगर 73 है, दैट्स मीन ये इजी है शिफ्ट थी, ये सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट थी, और सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी ये, क्योंकि यहाँ पे 64 मार्क्स आपको मिले हैं, 64 इसका एवरेज है, तो इसको बेस मान लिया जाएगा इस शिफ्ट को, 73 को, और फिर नंबर बढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का नंबर बढ़ाने का भी प्रोसेस दो तरह का है। पहला प्रोसेस जो होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज को बेस मान लिया जाता है, यानी थर्ड शिफ्ट जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाली शिफ्ट है उसको बेस मान लिया 73, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में उसने क्या किया, +3 ऐड कर दिया। सेकंड शिफ्ट में +3 ऐड कर दिया, ये भी 73 के बराबर आ गया, ठीक। और ये शिफ्ट जहां 64 है वहां पे कितना ऐड कर दिया, 9 ऐड कर दिया, ये भी 73 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मार्क्स को ऐड किया है, यहाँ पे 3 मार्क्स को ऐड किया है, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया है, ठीक। तो ये पहला प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन जो यूपी प्रोसेस फॉलो करता है उसमें तो नंबर घटता है, वो कैसा होता है, तो वो सेकंड प्रोसेस होता है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का होता है। उसमें होता क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में आपके टोटल, इसे मैं मिटा देता हूं, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका टोटल था 64, सेकंड शिफ्ट में था 70, और थर्ड में था 73, ठीक। तो सेकंड प्रोसेस कैसे करते हैं, जिसे यूपी फॉलो करता है, चाहे पैट में हो चाहे वीडियो में जैसा कहा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें भी, वहां पे तो नंबर घटते बढ़ते हैं। तो वो कैसे होता है, तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे +9 नंबर बढ़ेंगे, पहले प्रोसेस को अगर फॉलो करें तो यहाँ +9 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ +3, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन जब आप दूसरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो करता क्या है, यहाँ से 2 नंबर घटा देता है। दूसरा प्रोसेस होगा, यहाँ से मान लीजिए यूपी से कहा कि भैया इस शिफ्ट में मैं 2 नंबर घटा रहा हूँ, तो थर्ड शिफ्ट जिसमें जो बच्चे ज्यादा नंबर पाए उनका टोटल हो गया 71, क्या हो गया, 71 हो गया। लेकिन जब यहाँ 2 नंबर उसने घटा दिया है ना, तो यहाँ पे वो 3 नंबर नहीं बढ़ाएगा, तब यहाँ वो कितना बढ़ाएगा, +1 बढ़ाएगा। मतलब यहाँ जो बच्चा होगा सेकंड शिफ्ट में उनको 1 नंबर का बेनिफिट होगा, और यहाँ के बच्चे को 7 नंबर का बेनिफिट होगा, ना कि 9 नंबर का बेनिफिट होगा। तो ये प्रोसेस यूपी फॉलो करता है, जिसमें उस 2 नंबर को घटा दिया अगर इस बेस से, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा सेकंड शिफ्ट वाले को, इसको सिर्फ 1 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, और इसको 7 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, कंप्लीट 9 नंबर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस यूपी का है, जिसे हम सेकंड प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो यही 2 प्रोसेस है, एक प्रोसेस में नंबर सबके बढ़ जाते हैं, घटता किसी का नहीं है। एक में अगर जितना नंबर एक शिफ्ट का घटेगा तो टोटल अमाउंट आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गया कि यही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो यूपी आपका फॉलो करता है। लेकिन अब इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस शिफ्ट में मान लीजिए अगर 7 नंबर बढ़ रहा है तो ये 7 नंबर सबका नहीं बढ़ेगा, ये भी डिपेंड करता है एक्यूरेसी पर, ठीक, एक्यूरेसी पर, ठीक, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि किसके कितने क्वेश्चन सही है ज्यादा और कितना कम गलत है। जिसके जितने कम गलत होंगे और क्वेश्चन सही ज्यादा होंगे उनको मार्क्स उतने मिलेंगे। शिफ्ट 1 में 3 बच्चे बैठे अगर हैं तो सबको 7 नंबर प्लस नहीं मिलेगा, किसी को हो सकता है 7 में 7 मिल जाए, किसी को हो सकता है +2 ही मिले। अब वो बच्चा कहेगा सर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि हमको 2 नंबर मिला, हमारे शिफ्ट में कई लोग का 7 नंबर बढ़ा है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि एक्यूरेसी उसकी सही नहीं थी।
अब एक क्वेश्चन और कमेंट में था कि कैसे पता चलेगा कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेगा। तो ये कोई नहीं बता सकता कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप ये नहीं बता सकते किस शिफ्ट में जो एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट है, वो किस शिफ्ट में ज्यादा बैठे हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके टॉपर्स ही डिसाइड करेंगे आपके शिफ्ट का नंबर क्या होगा। तो एवरेज स्टूडेंट किस शिफ्ट में बैठे ये कोई क्लियर नहीं कर सकता है। ये अंदाजा जरूर लगा सकता है कितना नंबर अप डाउन हो सकता है। तो जैसा मैंने भी कहा था जब रिवाइज आंसर की आने वाली थी कि 2 से 4 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, ठीक वैसे ही आपका ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 नंबर का ही फर्क देखने को मिलेगा मैक्सिमम। मिनिमम तो मुझे लगता है 4 से 8 नंबर, इससे ज्यादा का अप डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी शिफ्ट में। 4 से 8 नंबर या मैक्सिमम बहुत हो जाएगा तो 10 से 12 नंबर, इससे ज्यादा चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलने वाली है नॉर्मलाइजेशन में। मैंने सेफ स्कोर आपको बताया है। आप सेफ स्कोर में अनरिजर्व कैटेगरी का जो सेफ स्कोर होगा, यूआर कैटेगरी जो होगी, यूआर कैटेगरी में जो सेफ स्कोर पे होंगे वो 102 से 103 में है। आप सेफ जोन में एकदम है, चाहे नंबर चाहे बढ़े चाहे घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 102 नंबर से 103 पाए, ओबीसी में 100 से 101 पाए तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और पे जो है कि वीडियो री एग्जाम के रिजल्ट को लेके कि फाइनल रिजल्ट का क्या है। देखिए इस पे काम तो चल रहा है, उम्मीद है कि अगले महीने पैट के बाद आ जाएगा। लेकिन देखिए हम बच्चों को, जो भी वीडियो री एग्जाम के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इस भर्ती को इसी साल क्लियर करा लिया जाए। सीधी सादी बात यह है, ठीक, भर्ती ऑलरेडी बहुत पेंडिंग होकर लेट हो चुकी है। तो ऐसे में जब आपके पैट के एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाते हैं तो आपको 1-2 बार जरूर आयोग जाना चाहिए। बच्चों को अपना ग्रुप बना लेना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, 1-2 बार आयोग जाए, जिससे थोड़ा आयोग पर बात करें, कोशिश ये कराएं कि इस रिजल्ट को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए, ठीक है, इस रिजल्ट को, ठीक, बच्चों को थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा ताकि इसका फाइनल रिजल्ट क्लियर हो जाए। आपने ऑलरेडी रिवाइज आंसर की में देखिए कोशिश की तो काम हुआ। सिमिलरली कोशिश तब तक करनी है जब तक इसका फाइनल रिजल्ट ना क्लियर हो जाए, डीबी हो जाए, फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। अगर बच्चे एक्टिव रहेंगे तो ये रिजल्ट आपको इसी साल कंप्लीट होता दिख जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फरवरी तक इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होता दिख जाएगा, चुनाव से पहले ही, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिलहाल अभी पैट पर फोकस कीजिए, 2 दिन एग्जाम दीजिए। यूपी ट्रिपल भी फिलहाल उसी में बिजी है, तो आप भी थोड़ा बिजी रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्योंकि पैट 2023 से बहुत अच्छी भर्ती लेखपाल की भी आएगी, वीडियो की भी आएगी। तो उन सब चीजों के लिए आपको उसमें एग्जाम निकालना होगा। वो अलग बात है, सेंटर किसी का युगांडा भेजा है, किसी का इजराइल भेजा है, किसी का फिलिस्तीन भेजा है, ठीक है। वो बस आपसे फॉर्म 120 या 220 रुपए या 100 रुपए का भरवाती है यूपी ट्रिपल या यूपीपीएससी। लेकिन वो करती क्या है, वो सिंपल सा काम करती है भाई, एनटीए वाले 1200 का फॉर्म भरवाते हैं, सेंटर सेल दे देते हैं। यूपीपीएससी वाले आपसे 100 रुपए का फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन वो हो जाता है 1500-1600 का फॉर्म, जब वो आपको 10 जगह भेजते हैं ना, टीप में 300 किलोमीटर आगे जाओ भैया, ठीक है। तो ओवरऑल आपका फॉर्म का बजट वही पड़ता है जो एनटीए वाला पड़ता है, और कुछ नहीं है। बस ये वही बात है कि घुमा के आपका कान पकड़ लिया जाता है और कुछ नहीं। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।